हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद साइंस में। आज हम बात करने वाले हैं मानव भूगोल के सिद्धांत चैप्टर 6 तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप का पहला भाग। यह वीडियो भी 2 पार्ट में होने वाला है और शुरुआत करते हैं बिना किसी औपचारिकताओं के। अब तक हमने प्राथमिक और द्वितीय क्रियाकलाप पढ़ लिए थे। आज हम बात करने वाले तृतीय क्रियाकलाप की। इस भाग में हम केवल तृतीय क्रियाकलाप की बात करेंगे। चतुर्थक और पंचम क्रियाकलाप की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। क्या होते हैं तृतीय क्रियाकलाप? उत्पादन में परोक्ष रूप से सहायता करने वाली सेवाओं को तृतीय क्रियाकलाप कहा जाता है। समझने का प्रयास करेंगे। हमने कहा उत्पादन में परोक्ष रूप से यानी अप्रत्यक्ष रूप से सीधे सीधे सहयोग नहीं करते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने वाली सेवाएं होती है। उदाहरण के लिए हमने कहा था प्राथमिक क्रियाकलाप कृषि में जो उत्पादन प्राप्त होता है, मान चले हमने मक्का प्राप्त किया, ठीक है, या गेहूं प्राप्त किया, चावल प्राप्त किया, वो प्राथमिक क्रियाकलाप हुआ। उसको हम फैक्ट्री में लेके उत्पादन प्राप्त किया, पैकेट बनाए, हमने पैकेट्स बनाए यानी उत्पादन किया, द्वितीय क्रियाकलाप हो गया। उन पैकेट्स को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए परिवहन का उपयोग किया, शॉप का उपयोग किया, ट्रेवल का यानी ट्रेवल किया हमने। ये सारी क्रियाएं जो अप्रत्यक्ष रूप से सहायता कर रही है प्राथमिक और द्वितीय क्रियाकलापों में, वे सभी तृतीय क्रियाकलाप कहलाते हैं। इसके अंतर्गत उन व्यक्तियों या संस्थाओं की सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है जिनका संबंध सीधे वस्तु के उत्पादन से नहीं होता। यानी ये सेवाएं यानी ये क्रियाकलाप जो होते हैं वस्तुओं के उत्पादन से सीधे संबंधित नहीं होते, लेकिन वस्तुओं को सेवाओं को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे डॉक्टर जो होता है वो क्या करता है, कोई उत्पादन नहीं करता है, लेकिन क्या करता है, मरीज का इलाज करता है। तो मरीज का इलाज करना तृतीय क्रियाकलाप हुआ, सेवा हो गया एक तरह से। उत्पादन नहीं है लेकिन निश्चित रूप से कार्य हो रहा है। शिक्षक जो एक शिक्षा देता है, तृतीय क्रियाकलाप में आ गया। व्यापारी जो वस्तुओं का आदान प्रदान करता है, तृतीय क्रियाकलाप में आ गया। ये सब सेवाएं सैद्धांतिक ज्ञान और प्रशिक्षण पर आधारित होती है। अर्थात तृतीय क्रियाकलाप स्किल्ड बेस एक्टिविटीज है, यानी ये प्रशिक्षित लोग इन कार्यों को करते हैं। अभ्यास करते करते ये पूर्ण व्यावसायिक बन जाती है। क्रियाकलाप जो होते हैं ये अभ्यास करते करते कैसी बन जाती है, पूर्ण व्यावसायिक बन जाती है। तृतीय क्रियाकलाप का संबंध अमूर्त सेवाओं से है। अमूर्त सेवाएं यानी कि वे सेवाएं जो दिखाई तो नहीं देती होती हैं, जिनका कोई रूप नहीं होता है, यानी कि उत्पादन को दिखाई नहीं देता लेकिन सेवा हो रही होती है, उत्पादन कार्य हो रहा होता है। इसमें विभिन्न प्रकार की सेवाएं सम्मिलित हैं, जैसे शिक्षण कार्य, बैंकिंग, परिवहन एवं संचार, वाणिज्य व्यापार आदि। तृतीय क्रियाओं में उत्पादन और विनिमय दोनों सम्मिलित हैं। क्या सम्मिलित है? उत्पादन और विनिमय दोनों सम्मिलित हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि उत्पादन नहीं होता है तृतीय सेवाओं में, और यह शब्द आ गया उत्पादन। इसका मतलब समझे बच्चों, यहाँ उत्पादन का तात्पर्य सेवाओं की उपलब्धता है जिनका उपभोग किया जाता है। जैसे एक शिक्षक द्वारा शिक्षण सेवा, इसको ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। उत्पादन का अर्थ है सेवाओं की उपलब्धता, जिसे हम पारिश्रमिक या वेतन के रूप में मापते हैं। जैसे शिक्षक जब पढ़ाता है तो महीने में वेतन लेता है। डॉक्टर मरीज का इलाज करता है तो फीस लेता है, यानी डॉक्टर जब मरीज का इलाज कर रहा है तो फीस ले रहा है, उत्पादन हो रहा है, उसके लिए पैसे का उत्पादन हो रहा है, क्योंकि ये सभी क्या है, आर्थिक क्रियाएं हैं। हमने जब चैप्टर प्रारंभ किया था तो हमने कहा था आर्थिक क्रियाएं वे क्रिया होती है जिनका सीधा संबंध धन के अर्जन से होता है। तो यहाँ अर्थ का धन का उत्पादन हो रहा है, ठीक है, इसलिए ये क्रियाएं कैसी है, तृतीय क्रियाकलाप है। बिजली का काम करने वाला मिस्त्री हो, चाहे नल का काम करने वाला मिस्त्री हो, धोबी हो, नाई हो, दुकानदार हो, डॉक्टर हो, वकील हो, प्रकाशक, ये सभी इसी वर्ग में आते हैं, क्योंकि सीधे सीधे ये कोई उत्पादन नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन अपनी सेवाओं के बदले में पारिश्रमिक लेते हैं, वेतन लेते हैं, पैसा लेते हैं, ठीक है। तृतीय क्रियाकलापों में क्या क्या चीज शामिल की जाती है? व्यापार एवं वाणिज्य, परिवहन, संचार और सेवाएं। ये 4 प्रमुख चीजें हमारे पाठ्य पुस्तक के अनुसार तृतीय क्रियाकलाप में सम्मिलित की जाती है। वाणिज्य व्यापार को 2 वर्गों में बांट दिया है, थोक व्यापार, फुटकर व्यापार। थोक व्यापार को फिर से 2 प्रकार की मंडियों में बांट दिया गया, नगरीय आपूर्ति घर और ग्रामीण मंडियां। और फुटकर व्यापारी 2 प्रकार का, नगरीय और ग्रामीण। परिवहन रेल परिवहन है, सड़क परिवहन है, जल परिवहन है, वायु परिवहन है। संचार परिवहन, संचार में क्या कहा जाता है, परिवहन भी आ जाता है, दूर संचार जाता है, दृश्य श्रव्य साधन भी आ जाता है, जैसे रेडियो, टेलीविजन आदि। दूर संचार मोबाइल पर आ जाते हैं। और परिवहन में आ जाता है आपका डाक, पोस्ट ऑफिस द्वारा डाक का परिवहन होता है। बड़ी बड़ी आपके घरों में कुरियर से सामान जो आता है वो संचार में आ जाता है, परिवहन संचार में। सेवाओं मौद्रिक एवं बैंकिंग सेवा जाती है, बीमा सेवाएं, अचल संपत्ति संपदा सेवाएं, व्यक्तिगत और व्यावसायिक सेवाएं आ जाती है। बारी बारी से एक करके अध्ययन करेंगे हम सभी चीजों का, आपको विस्तार से समझ में आएगा। बात करते हैं व्यापार एवं वाणिज्य की। व्यापार का सीधा संबंध है वस्तुओं की खरीद बेचान से। वस्तुओं के क्रय विक्रय यानी खरीदने बेचने को व्यापार कहा जाता है। यह मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, मुख्य रूप से 2 प्रकार का।
थोक व्यापार, फुटकर व्यापार। थोक व्यापार को अंग्रेजी में हम कहें होलसेल, तो आप इजीली इसको समझ जाएंगे। थोक व्यापार भाषा को समझने पहले इस व्यापार को वे बिचौलिए स्थापित करते हैं जो निर्माताओं से, निर्माण करने वाले लोगों से सीधे सामान प्राप्त करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में बड़ी संख्या में लोग संलग्न होते हैं, रोजगार प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए आप समझे, आप जब किसी दुकानदार से सामान लेकर आते हो तो वह दुकानदार एक रिटेलर होता है। वो रिटेलर यानी दुकानदार जो है अपना सामान जिस बड़ी दुकान से ला रहा है उसे हम कहते हैं होलसेलर। थोक व्यापार, थोक व्यापार का मतलब है वह दुकानदार जो उत्पाद को सीधे ही फैक्ट्री से लेकर आ रहा है, जहां उसका निर्माण हो रहा है वहां से लेकर के आ रहा है, ठीक है, वह कहलाएगा थोक व्यापार। थोक व्यापार अपने सामान को विभिन्न छोटे छोटे दुकानदारों को, रिटेलर्स को बेचता है। रिटेलर्स मतलब होता है जिस दुकान से आप सीधे सामान खरीद रहे हो वो रिटेलर होता है। आप एक उपभोक्ता सीधे ही थोक व्यापारी सामान नहीं खरीदता है, ठीक है। दूसरा है फुटकर व्यापार। फुटकर व्यापार को हम रिटेलर भी कह सकते हैं, ठीक है। इस व्यापार में उपभोक्ता वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप से खरीदता है। जिस दुकान से आप सामान खरीद रहे हो वो आपके लिए क्या है, फुटकर दुकान है, रिटेलर है। इसके अंतर्गत फुटकर दुकानें आती हैं जो अपने आसपास की दुकानें जितनी भी होती हैं, रेडी वाले आते हैं, स्वचालित बिक्री मशीनें होती हैं, ठीक है, डाक आदेश आदि फुटकर व्यापार में आता है। एक क्रम हम समझने का प्रयास करेंगे। फैक्ट्री यानी उत्पादक जो होता है, बनाने वाला जो होता है, वहां से जो सामान लेकर के आता है, यानी कि जो उत्पाद है जिसको लेकर आता है फैक्ट्री से, उसको बोलते हैं थोक व्यापारी। थोक व्यापारी से जो उत्पाद को लेकर आता है वो होता है फुटकर व्यापारी। और फुटकर व्यापारी से सामान कहां पहुंचता है, हमारे पास पहुंचता है, उपभोक्ता के पास पहुंचता है, ठीक है। व्यापार बढ़ने के कारण अनेक केंद्र एवं संस्थाएं स्थापित हो जाती हैं जो वस्तुओं के संग्रहण एवं वितरण केंद्र बन जाते हैं, जिन्हें व्यापारिक केंद्र कहा जाता है। व्यापारिक केंद्र क्या होते हैं? व्यापारिक केंद्र जहां वे केंद्र होते हैं जहां व्यापार का, वाणिज्य का सारा काम होता है। ये कस्बों में होता है, नगरों में होता है, गांव में भी होता है, और ये कहलाते हैं व्यापारिक केंद्र। व्यापार और वाणिज्य का सारा काम कस्बों नगरों में होता है, जिन्हें व्यापारिक केंद्र कहा जाता है, यानी मार्केट सेंटर कह सकते हैं। जैसे हम अपनी लोकल मार्केट में जाते हैं तो जहां जहां बहुत सारी दुकानों का समूह होता है वह व्यापारिक केंद्र कहलाता है। दुकानें हर जगह पर नहीं होती है, निश्चित क्षेत्र में ही दुकानें होती हैं, ठीक है। व्यापार के स्थान तीन प्रकार के हमारे पाठ्य पुस्तक में: ग्रामीण विपणन केंद्र, नगरीय बाजार केंद्र और आवधिक बाजार। एक एक करके समझेंगे। ग्रामीण विपणन केंद्र वे अर्धनगरीय, ग्रामीण विपणन केंद्र अपने सीमावर्ती क्षेत्र में सामान बेचते हैं, समीपवर्ती क्षेत्र में, ठीक है, बस्तियों में, गांव के आसपास छोटा मोटा बाजार व्यवस्थित होता है और वहां से सामान को गांव में बेचा जाता है। इन्हें अर्धनगरीय केंद्र कहा जाता है क्योंकि पूर्ण रूप से नगरीय सुविधाएं नहीं होती हैं, नगरीय उत्पाद भी नहीं होती है, नगरियों में जो सामान खरीदा जाता है वो सामान भी वहां नहीं होता है। आसपास के बस्तियों में जो आवश्यक वस्तुएं खरीदी जाती हैं, मूलभूत आवश्यकता वस्तुएं होती हैं, वो यहाँ उपलब्ध होती हैं। ये थोड़े समय के लिए समीपवर्ती क्षेत्रों को अपनी सेवाएं देते हैं। ये स्थानीय संग्रहण एवं वितरण केंद्र होते हैं। इन केंद्रों पर स्थानीय लोगों की मांग वाली वस्तु एवं सेवाएं उपलब्ध होती हैं, यानी स्थानीय या बस्ती में रहने वाले लोग जो होते हैं उनकी जो मांग होती है, जो जरूरत होती है, आटे की, तेल की, साबुन की, चीनी की, ठीक है, सब्जियों की, छोटे मोटे वस्तु, कपड़ों की, दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं की मांग जो होती है वह ग्रामीण विपणन केंद्रों से पूरी होती है। नगरीय बाजार केंद्र जो होते हैं, इस प्रकार के बाजार जो होते हैं नगरों को अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, नगरों में स्थापित होते हैं। ये विशिष्ट वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध करते हैं। और बाजार भी जो होते हैं वो विशिष्ट बाजार होते हैं। जैसे कपड़ा बाजार, आप कहीं बाजार में जाओगे, शहर में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि साहब किस क्षेत्र में कपड़े अच्छे मिलते हैं, यानी कि विशिष्टीकृत दुकानें होती हैं। कहीं पे आपको कपड़े की दुकानें अधिक मिलेंगी, कहीं पे आपको सर्राफा यानी कि सोनार की दुकानें मिलेंगी, कहीं पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम मिलेंगे, ठीक है, कहीं पर आपको फर्नीचर की दुकानें मिलेंगी लाइन से, कहीं आपको पत्थर की दुकानें एक पंक्ति से मिलेंगी। यानी विशिष्ट केंद्र होते हैं जहां पर विशिष्ट प्रकार के सामान उपलब्ध होते हैं, जैसे कपड़ा बाजार, सर्राफा बाजार, जूता बाजार आदि। इन बाजारों में शैक्षिक संस्थाएं जैसे स्कूल, कॉलेज, व्यावसायिक सेवाएं, वकील, डॉक्टर, पशु आदि भी उपलब्ध रहते हैं, ठीक है। यानी कि नगर में जो बाजार केंद्र होते हैं वो विशिष्टीकृत होते हैं। एक साथ एक स्थान पर सभी प्रकार की दुकानें नहीं मिलती है कि एक दुकान से आप जूता खरीदा, दूसरी से कपड़ा खरीद लिया, फिर तीसरी से आपने सर्राफा का यानी कि कोई सोने का स्वर्ण आभूषण खरीद लिया, अगली दुकान से आपने मान के चले दवाइयां खरीद ली। इस प्रकार से एक साथ दुकानें नहीं होती हैं। विशिष्ट बाजार होते हैं कि जहां पर चिकित्सा सुविधाएं मिल रही है वहां पे डॉक्टर्स और मेडिकल की शॉप्स मिलेंगी आपको। कहीं पे कॉलेज संस्था है तो वहां पे केवल शिक्षा की बात ही हो रही होगी,
यदि आप कपड़ा खरीदते हैं तो एक विशिष्ट बाजार होगा, जूते खरीदने तो उसका विशिष्ट बाजार होगा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने तो उसका एक विशिष्ट बाजार होता है। नगरीय बाजारों की विशेषताएं होती है। आवधिक बाजार क्या होते हैं? आवधिक शब्द से पता चल रहा है अवधि के आधार पर लगते हैं, ये नियमित बाजार नहीं होते हैं, अधिक समय के लिए ये नहीं लगाए जाते हैं, ये एक निश्चित स्थान पर कुछ समय के लिए, ये हो सकता है कि सप्ताह में एक बार या महीने में एक बार लगते हो, या हो सकता है सप्ताह में 2 बार लग जाए। जैसे कहीं कहीं पर 1 तारीख को बाजार लगता है, इसको हाट बाजार, कोई हाट कहता है, कोई उसको अपने 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 शब्द हैं, ठीक है, कोई मेला बोलता है, कोई हेड़ी बोलता है, कोई अलग अलग शब्दों से कहा जाता है, ठीक है। हाट साप्ताहिक भी हो सकते हैं, सप्ताह में 2 बार भी हो सकते हैं, ठीक है। ग्रामीण और नगरीय विपणन केंद्र में अंतर है, महत्वपूर्ण चीज है, देखते चलें। ग्रामीण विपणन केंद्र निकटवर्ती, ये निकट है, निकटवर्ती वस्तुओं को पोषण देते हैं, और नगरीय विपणन केंद्र अधिक विशिष्टीकृत नगरीय सेवाएं प्रदान करते हैं, यानी नगरों को भी सेवा देते हैं और गांव से आने वाले लोगों को भी सेवाएं देते हैं। ग्रामीण विपणन केंद्र स्थानीय संग्रहण और वितरण केंद्र की सेवाएं प्रदान करते हैं। स्थानीय संग्रहण और वितरण, स्थानीय आसपास के क्षेत्रों के लिए जो मांग की वस्तुएं होती हैं, जिन वस्तुओं की मांग होती है, उन्हीं वस्तुओं के संग्रहण का और वितरण का कार्य करते हैं। ये केंद्र स्थानीय सेवाओं के साथ साथ विशिष्टगत सेवाएं और वस्तुएं प्रदान करते हैं, ठीक है। जैसे शिक्षक की सेवा हो सकती है, चिकित्सा की सेवा हो सकती है, बैंक की सेवा हो सकती है, डाक की सेवा हो सकती है, इसके अलावा विशेष वस्तुएं मिल सकती है यहाँ पे। ग्रामीण विपणन केंद्रों पर व्यक्तिगत और व्यावसायिक सेवाएं सुविकसित नहीं होती हैं, और ये जबकि नगरीय केंद्रों में विनिर्मित वस्तुएं प्रदान करते हैं। ये केंद्र विनिर्मित वस्तुएं प्रदान करते हैं, आपको टेलीविजन मिल जाएगा, आपको फर्नीचर मिल जाएगा, यहाँ पे बेड मिल जाएंगे, आपको गद्दे मिल जाएंगे, आपको फर्नीचर का सामान जो भी है, आपको मकान बनाने का सामान जो भी है, डेकोरेट का सामान जो भी है, ठीक है, ये सारी वस्तुएं यहाँ मिल जाती हैं। ये केंद्र केवल स्थानीय ग्रामीण आपूर्ति आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। स्थानीय क्षेत्रों में, यानी गाँव के में, जो कस्बे में, जो छोटे मोटे जो नगरीय ग्रामीणों में जो केंद्र होते हैं, जो दुकानें होती हैं, वो उस क्षेत्र के लोगों की मांगों की आवश्यकता ही पूरी कर सकते हैं। बहुत अधिक विशेष मांगे पूरी नहीं हो पाती हैं, और ये कहाँ होती है? नगरों में। ये केंद्र व्यावसायिक सेवाएं जैसे अध्यापक, वकील, परामर्शदाता, इन चिकित्सा सेवाएं भी प्रदान करते हैं। ये सेवाएं हमको नगरीय ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं मिलती। वकील हमको किसी गांव में नहीं मिलेगा, कोई हमको कोई सलाह लेनी हो, लीगल एडवाइजर लेना हो तो वह गांव में नहीं मिलेगा, कोई बढ़िया टीचर ढूंढना हो वो भी गांव में नहीं मिलेगा। ये कहाँ मिलेगा? नगरीय विपणन केंद्रों में मिलेंगे। किसी बच्चे को किसी कोचिंग संस्थान में जाना है, कोई कोचिंग पढ़ी है, तो उसको भी नगरीय की ओर प्रस्थान करना पड़ेगा। नंबर 2 बात करेंगे परिवहन की। अब तक हमने पढ़ा व्यापार, अब बात करेंगे परिवहन की। परिवहन जो कि सामान्य सी परिभाषा कहती है, वस्तु और व्यक्ति को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लाने ले जाने की सेवा को क्या कहा जाता है? परिवहन कहा जाता है। किसी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना हो, चाहे लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना हो, उसे हम परिवहन कहते हैं। परिवहन सबसे मुख्य सेवाओं से एक है, इंपॉर्टेंट लाइन है, सबसे मुख्य सेवाओं से एक है जो बाकी सभी सेवाएं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से परिवहन पर निर्भर होती हैं। सीधी सी बात है, किसी फैक्ट्री में उत्पादन हो रहा है तो उस फैक्ट्री को उत्पाद बनाने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होगी, जो परिवहन के द्वारा आएगा। बना हुआ उत्पाद बाजार तक पहुंचेगा, ये परिवहन के द्वारा ही संभव होगा, ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी, ठीक है। ग्रामीण बाजार जो होते हैं, जो नगरों से दूर होते हैं, उन ग्रामीण बाजारों में भी जो सामान आएगा, जो उत्पाद आएगा नगरों से या थोक व्यापारी से या फैक्ट्री से, वह भी किसके द्वारा आएगा? परिवहन के द्वारा आएगा। तो परिवहन जो होता है वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्राथमिक द्वितीय क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है, सहायक होता है। परिवहन दूरी जो होती है उसको कैसे कैसे मापा जा सकता है? किलोमीटर दूरी के आधार पर, मार्ग की लंबाई की वास्तविक दूरी। कैसा? भरतपुर से जयपुर 200 किलोमीटर दूर है, ठीक है। समय दूरी के आधार पर एक मार्ग पर यात्रा करने में लगने वाला समय, कैसा? भरतपुर से जयपुर जाने में 4 घंटे लग गए, तो भरतपुर से जयपुर दूरी कितनी हो गई? 4 घंटे पर हो गई, ठीक है। और लागत दूरी या मार्ग पर खर्चा, कैसा? भरतपुर से जयपुर जाने में यदि हम 4 व्हीलर से जा रहे हैं तो साहब हमारा 2000 रुपये खर्चा आता है, यानी भरतपुर से जयपुर की जो दूरी है वो 2000 रुपये के खर्चे पर आधारित है। तो इन 3 कारकों के रूप में परिवहन दूरी को मापा जाता है। किस आधार पर? वास्तविक दूरी जो किलोमीटर की दूरी होती है, साहब इतने किलोमीटर दूर है, या फिर लागत दूरी के इतना खर्चा आएगा, या फिर साहब समय की दूरी माप ले, इतना समय लगता है। परिवहन को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं। भू क्षेत्र, यदि भू क्षेत्र समतल है, मैदानी है, तो निश्चित रूप से परिवहन अधिक विकसित हो जाएगा। पहाड़ी क्षेत्रों में यह कम विकसित हो पाता है। मार्गों की स्थिति, यदि सुव्यवस्थित मार्ग है, अच्छे मार्ग है, तो निश्चित रूप से परिवहन लागत कम आती है, परिवहन सुव्यवस्थित होता है। विकास का स्तर, यदि किसी क्षेत्र में विकास अपने उच्चतम स्तर पर है तो परिवहन व्यवस्था भी उच्चतम होती है। मांग,
परिवहन वहां अधिक विकसित होता है जहां वस्तुओं की उत्पादकों की अधिक मांग होती है। परिवहन के साधनों की लुप्तता, और ये निर्भर करता है कि परिवहन के साधन किस प्रकार से वहां मौजूद हैं। इसको और समझने का प्रयास करेंगे। परिवहन जनसंख्या के आकार के अनुसार होता है। यदि जनसंख्या अधिक होगी तो परिवहन की मांग भी अधिक होगी। सही बात। नगरों, कस्बों, औद्योगिक केंद्रों, बाजार की सुविधा की उपलब्धता पर, किसी क्षेत्र में नगरीकरण ज्यादा विकसित हो गया तो परिवहन निश्चित रूप से विकसित होगा। कस्बे नजदीक नजदीक पास पास हैं, अधिक विकसित है, कस्बों के विकास के आधार पर भी परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी, परिवहन सुविधा विकसित होगी। औद्योगिक केंद्रों के द्वारा भी परिवहन की सुविधा विकसित होगी। बाजार की सुविधा के कारण भी परिवहन सुविधा विकसित होगी। समय की दूरी और लागत के मध्य संबंधों पर, यदि सामान में ले जाने में ज्यादा समय लागत आएगी, परिवहन का साधन विकसित नहीं होगा। यदि परिवहन के द्वारा लागत ज्यादा आ रही है तो निश्चित रूप से परिवहन विकसित नहीं हो पाएगा। उसके लिए फिर अन्य विचार करने होते हैं। ठीक है। परिवहन में दो शब्द हैं, नोड और योजक। दो या अधिक मार्गों का संधि स्थल एक उद्गम बिंदु अथवा मार्ग के सहारे कोई बड़ा कस्बा या शहर नोड होता है, और प्रत्येक सड़क जो दो नोड को जोड़ती है योजक कहलाती है। दोबारा समझने का प्रयास करेंगे। मान चला ऐसे इस प्रकार से एक सड़क आ रही है, यहां कोई नगर है और एक सड़क इस तरफ से ऐसे आ रही है, तो दोनों सड़कों को जोड़ने का कार्य जिसके द्वारा किया जा रहा है उसको कहते हैं नोड। क्या कहते हैं? नोड। और ये जो मार्ग होते हैं इनको कहा जाता है योजक। क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब बात करेंगे संचार की। संचार की बात करें, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जानकारी पहुंचाने की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? संचार कहा जाता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जानकारी पहुंचाने की व्यवस्था को। ठीक है। संचार सेवाओं में शब्दों, संदेशों, तथ्यों और विचारों का प्रेषण यानी कि आदान प्रदान सम्मिलित होता है। शब्दों को, संदेशों को, तथ्यों का, विचारों का। संचार विकास और जीवन स्तर में अहम भूमिका निभाता है। ठीक है। संचार वह माध्यम या युक्ति है जिसके माध्यम से संदेश, सूचनाएं, जानकारियां आदि एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रेषित की जाती है। बड़ी सरल सी बात है। पहले संदेशों के लिए कबूतरों का प्रयोग किया जाता था। 16वीं शताब्दी में डाक व्यवस्था का सूत्रपात हुआ। आज मानव जनसंचार के विभिन्न सोपानों को पार करता हुआ इंटरनेट तक पहुंच गया है। इंटरनेट के बारे में सभी जानते हैं। वर्तमान संचार की सबसे तेज व्यवस्था है इंटरनेट। इंटरनेट से तो विश्व के किसी भी स्थान की जानकारी कुछ ही समय में प्राप्त की जा सकती है। संचार दो प्रकार का होता है। सबसे पहला संचार है दूरसंचार, कह सकते हैं इसको। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जानकारियों के आदान प्रदान को संचार कह सकते हैं। इसको दूरसंचार भी कह सकते हैं। दूरसंचार, ठीक है, जैसे मोबाइल, पत्र आदि। और जनसंचार, जब संचार एक साथ बहुत सारे लोगों को किया जाए, जब सूचनाओं का, संदेशों का, तथ्यों का आदान प्रदान एक साथ समूह में किया जाए तो जनसंचार कहा जाता है। जनसंचार एक स्रोत से अनेकों व्यक्तियों तक जानकारी पहुंचाने प्रक्रिया को जनसंचार कहा जाता है, जैसे टीवी, रेडियो, इंटरनेट आदि। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सेवाओं की। इसके अंतर्गत वे सेवाएं सम्मिलित हैं जो कुछ तो उद्योगों को दी जाती है और कुछ लोगों को उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है। पंसारी की दुकान, नाई की दुकान, धोबी घाट आदि निम्न स्तरीय सेवाएं, जबकि डॉक्टर, वकील, लेखाकार उच्च स्तरीय सेवाएं हैं। जैसे मान के चले कोई व्यक्ति ने फैक्ट्री स्थापित की, तो वह फैक्ट्री के स्थापित के लिए कानूनी जानकारी जो आवश्यक होगी वो एक सलाहकार देगा, वो एक वकील देगा, एक एडवाइजर देगा। ठीक है। एक इंजीनियर वहां का ढांचा तैयार करेगा, वो इंजीनियर की सेवाएं लेगा। ठीक है। वहां पर कुशल कारीगर आएंगे जो अपनी सेवाएं देंगे। ठीक है। ढांचा तैयार करेंगे, दीवारें बनाएंगे, चिनाई करेंगे, छत बनाएंगे, मशीनें सेटअप करेंगे। ये सभी प्रकार के लोग जो होते हैं, ये सभी जो सेवाएं दे रहे हैं, ये सेवा सेक्टर में आ रहा है। ये उच्च स्तरीय सेवाएं कौन सी हैं? जो डॉक्टर, वकील, लेखा उच्च स्तरीय सेवाएं होती हैं। जबकि पंसारी की दुकान हुआ, नाई की दुकान हुआ, धोबी घाट हुआ, एक माली हुआ जो आपके बगीचे में सब पेड़ों का कटिंग का कार्य कर रहा है, पौधे लगा रहा है। ठीक है। ये आदि भी निम्न स्तरीय सेवाएं हैं। ये सेवाएं भुगतान करने वाले लोगों को उपलब्ध होती है। सेवाएं किसको मिलेंगी? जो पैसा देगा उसको सेवा मिलेगी। ठीक है। मैं किसी सैलून की दुकान पे गया, उससे कहा भाई आज मेरी शेविंग कर दे, बढ़िया सी कटिंग कर दे और डेंटिंग पेंटिंग करके सुंदर सा बन दिखा दे मुझे, तो मैंने उसको पैसे दिए और उससे सेवाएं ली। मैंने मेरे बच्चों के ट्यूशन के लिए शिक्षक बुलाया और उसको सेवा ली शिक्षण की, और उसको पैसे दिए। मैं डॉक्टर के पास गया, उसको पैसे दिए और अपना इलाज करवाया। ये सेवाएं कब मिलेंगी? भुगतान करने पर मिलती है, भुगतान करने वाले लोगों। ठीक है। माली, धोबी, नाई ये शारीरिक श्रम करते हैं, जबकि अध्यापक, वकील, संगीतकार, चिकित्सक मानसिक श्रम करते हैं।
शारीरिक मानसिक आप समझ गए होंगे। माली अपने हाथों से पेड़ लगा रहा है, खरपतवार को काट रहा है, ठीक है। धोबी अपने हाथों से कपड़े धो रहा है, उन पे इस्त्री कर रहा है। नाई अपने हाथों से बाल काट रहा है, आपकी शेविंग दाढ़ी बना रहा है, ठीक है, आपकी मेकअप कर रहा है, जो भी कर रहा है शरीर से कर रहा है। जबकि एक अध्यापक अपने ज्ञान को, मानसिक ज्ञान को आपके सामने प्रस्तुत करता है। संगीतकार अपने संगीत की प्रतिभा को आपके सामने प्रस्तुत करता है। उसमें शारीरिक श्रम नहीं लगता, उसमें मानसिक श्रम लगता है। कुछ सेवाएं ऐसी होती हैं जिनका पर्यवेक्षण एवं निष्पादन सरकार अथवा कंपनी द्वारा किया जाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ व्यक्ति विशेष सेवा नहीं देते, यहाँ एक समूह सेवा देता है। कुछ कंपनियां सेवाएं देती हैं, जैसे महामार्ग एवं सेतुओं का निर्माण। जैसे भारत की बात करें, NHAI, नेशनल अथॉरिटी ऑफ हाईवे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया, ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो बनते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया, ये राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के को बनाने वाली ये संस्था है। इसके अलावा कुछ प्राइवेट संस्थाएं भी होती हैं, ठीक है। सेतुओं का निर्माण करती हैं, अनुरक्षण यानी देखभाल करती हैं, कहीं टूट फूट होती है उसकी मरम्मत करती हैं। जैसे अग्निशमन विभाग होता है जो आग बुझाने कार्य करता है। यही नहीं, कुछ सेवाएं राज्य सरकार के अधीन कार्य करती हैं, जैसे परिवहन। जैसे हम परिवहन की बात कर लें, हमारे यहाँ रोड बसें चलती है राजस्थान में, RSRTC, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम। जल आपूर्ति से जलदाय विभाग होता है, PHED, ठीक है, जिसमें आपको अभी केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन के द्वारा गांव गांव में जो टंकियां लगाई गई हैं, उन टंकियों के द्वारा जो पानी की सप्लाई हो रही है, सरकार योजना केंद्र सरकार की है, लेकिन उसको राज्य सरकार के विभाग देख रहे हैं, पंचायती राज विभाग देख रहा है उसको। ऊर्जा, जैसे हमें बिजली की आपूर्ति जो हो रही है वो राज्य सरकार के अधीन है। हमें कोटा थर्मल पावर, राउतवाटा आदि स्थानों से हमें बिजली की सप्लाई हो रही है, तो राज्य सरकार के अधीन है। परंतु स्वास्थ्य, कौन सी? स्वास्थ्य, संचार, अभियांत्रिक, विधि और प्रबंधन व्यावसायिक सेवाएं हैं। व्यावसायिक सेवा का मतलब है ये व्यक्ति विशेष की सेवाएं हो सकती हैं, इन पर सरकार का नियंत्रण हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मनोरंजन, आमोद प्रमोद की सेवाएं बाजार पर निर्भर करती हैं, यानी ये बाजार पर निर्भर करती हैं। यहाँ पर किसी सरकार का, किसी व्यक्ति विशेष का, किसी संस्था का कोई नियंत्रण नहीं होता, ये बाजार के मांग पर निर्भर करती हैं कि किस प्रकार का मनोरंजन, किस प्रकार का आमोद प्रमोद बाजार यानी व्यक्ति चाहता है। व्यक्तिगत सेवाएं दैनिक जीवन के कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं। जैसे मजदूरी का काम करने वाले लोग रोजगार की तलाश में शहरों की ओर ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। हम देखते हैं अक्सर करके कि गांव से लोग रोजगार के लिए शहरों की ओर जाते हैं। होता यह है कि इससे दोनों को ही सुविधा होती है। जो व्यक्ति रोजगार पाता है उसको पारिश्रमिक रूप में धन मिल जाता है, और जहां वो रोजगार करता है उस सामने वाले व्यक्ति को, जो उसको भुगतान कर रहा है, उस व्यक्ति को अपनी उसका जीवन आसान हो जाता है, उसके कार्य आसानी से पूरे हो जाते हैं। मोची हुआ जो जूते बनाना होता है, खाने बनाने वाला जो होता है, सेफ होते हैं जो माली आदि घरेलू सेवाएं प्रदान करते हैं, इन्हें दैनिक आधार पर या मासिक आधार पर भुगतान किया जाता है, ठीक है। एक दिन के लिए कोई कार्य कर रहा है, उसके दिन के आधार पर, लगातार हमने लगा लिया महीने भर के लिए, तो महीने भर के आधार पर उसको भुगतान किया जाता है। आज के इस वीडियो में इतना ही है। हम बात करेंगे चतुर्थ और पंचम क्रियाकलापों के अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं ज्योग्राफी विद साइंस। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को, अपने यार मित्रों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।